तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये सीटेट का फर्स्ट पेपर है जिसमें से 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 21 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए जब एक वंचित समूह है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसमें मतलब यह कह रहा है कि अपनी शिक्षण पद्धति मतलब टीचर को अपनी शिक्षण पद्धति को क्या करना है, सुधारना चाहिए। क्या करना है, पद्धति पर विचार करना चाहिए कि ये पद्धति उन्हें सही मतलब जो वंचित समूह के लिए पद्धति दूसरी पद्धति देखनी चाहिए। अब तो वो क्या है, शायद वो वंचित समूह आगे बढ़ जाए या समझ में वो अच्छा आ जाए तो वंचित समूह को कर सकते हैं। अलग पद्धति से सुधारने से क्या हो सकता है, शायद चेंजिंग हो सकती है। तो सहभागिता सुधार करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। तो हाँ, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। चलो कोई बात। तो देखो दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इस स्थिति को जैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी, अब मान लो बच्चे वंचित है तो ऐसा थोड़ी को वहीं छोड़ दें, ऐसा नहीं। टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षण विधि का अलग अलग यूज करना चाहिए, समझना चाहिए क्या बच्चों की समस्या है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है, इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऐसा थोड़ी, बच्चे वैसे ही पहले से वंचित हैं, अब उनकी अपेक्षाएं ऐसे थोड़ी कम होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो 22वें नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को। तो देखो, एक समावेशी शिक्षा क्या होती है, समान बच्चे व विशिष्ट बच्चे दोनों बच्चे होते हैं, सबको लेकर साथ में चलना पड़ता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड है, तैयार नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और कभी कभी तैयार करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से, क्योंकि इसमें कौन से बच्चे हैं, समान बच्चे भी और विशिष्ट बच्चे, इसलिए क्या टीचर को सक्रिय रूप से विशिष्ट शैक्षिक योजना करनी चाहिए। तो इसका कौन सा फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो, पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। मतलब पठन करने में जो समस्या है, तो उसमें समस्या क्या हो रही है। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एक ही गति विषय कार्य के बार बार दोहराना। ऐसा थोड़ी कि मान लो एक ही टॉपिक दे तो बार बार उसी को दोहराए, तो नहीं, इससे नहीं होगा। न्यून अवधान विकार होता है। क्या होता है, न्यून अवधान विकार होता है। और अवसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभावित होती है। और धारा प्रवाह पढ़ने की अपेक्षा का होती है, अक्षमता होती है। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब ये क्या होती है, जो पढ़ने की धारा है वो क्या होती है, मतलब जो पढ़ने की गति है उसमें क्या होती है, अक्षमता। पढ़ने में क्या होती है, उसकी क्षमता सही नहीं है, धारा प्रवाह सही नहीं है, सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां नंबर क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डॉट डॉट है। ठीक है, ब्लैंक। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका संबंधित नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। और पूर्णतः अलग है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। स्वतंत्र है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या होते हैं, सन्निहित होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, सन्निहित हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, नॉट रियलिटी टू। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, इंटरवोवन विद। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है, तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। और दूसरा ऑप्शन है, यथवत याद करने पर आधारित है। और प्रबलन पर केंद्रित है या अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो यथवत करने पर आधारित होता है, तो कौन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा
बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो अनेक घटना के बारे में सहजानुभूत सिद्धांतों में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो प्रतिकूल परिणाम है ना, प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। या ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर है बच्चे को दंडित करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बार बार याद करने द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों से प्रस्तुत करना बच्चों सिद्धांतों को करने चुनौती देंगे, क्योंकि अलग अनेक घटना है, अनेक घटना का प्रतिकूल परिणाम देने ही पड़ेंगे। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुति अलग अलग देनी पड़ेगी, अनेक घटनाएं क्योंकि है ना, बहुत सारी घटनाएं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो छात्र केंद्रित, देखो यहाँ छात्र केंद्रित है और शिक्षा शास्त्र की बात कर रहा है। तो योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना। तो योग्यता के आधार पर तो नहीं हो सकता है। और सेकंड ऑप्शन क्या विशेषता क्या है ना, और केवल पाठ पुस्तक पर निर्भर, तो ये तो नहीं हो सकता है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना वो यथवत याद कराना। तो हाँ, तो बच्चों के जो अनुभव है उनसे पता लग जाएगा कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहाँ लगा। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा संरचनावाद सिद्धांत के अनुसार अधिगम निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। और अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम यथवत याद करने की प्रक्रिया है। और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहार में अनुबंधन है। तो अधिगम क्या है, चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान संरचना की प्रक्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने क्या परिणाम आते हैं। तो परिणाम है यह अवधारणा समझ के बजाय कार्य विधि प्रतिक्रिया ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। तीसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थी के दिमाग से भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। और यह अवधारणाओं चौथा ऑप्शन है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। तो देखो विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण से या गैर उदाहरण से क्या होता है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या होती है, प्रभावशाली तरीका है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन का सही हो जाएगा। और तीसरे नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड प्रयोग करने से प्रभाव पड़ता है। मान लो पहले पुरस्कार करते रहे, मतलब क्या है, उसको पहले मान लो लिख के ले आता है तो अपन गुड दें, अच्छा कहें, हाँ अच्छा तो प्राइज़ भी दें। तो क्या है जब फिर इसके बाद क्या है उसको दंड देने लग जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाह्य प्रेरणा कम होती है और आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। और यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों को बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो देखो जब बच्चों को क्या है, जब बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है और बाद में उसको दंड दिया जाए तो क्या होती है, बाह्य प्रेरणा क्या होती है, कम होती है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा पहले सेकंड पेपर में किया है क्वेश्चन कि जब बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है तो क्या होती है, उसके बाह्य प्रेरणा बढ़ती है। लेकिन जब उसको क्या है दंड दिया जाता है तो बाह्य प्रेरणा क्या होती है, कम होती है। तो क्या सेकंड उसका सेकंड ऑप्शन क्या हो, सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और यदि सीटेट पास करना चाहते हो जितने भी पेपर है आपको सॉल्व तो करने पड़ेंगे, क्योंकि इस कंटेंट पता लग जाता है किस प्रकार सीटेट क्वेश्चन पूछता है। तो धन्यवाद दोस्तों।